बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका चैप्टर हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसकी चौथी क्लास में हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में जाना था। उसके हमने पीरियोडिक फंक्शन के बारे में जाना कि लेफ्ट टू राइट जाने पर किस प्रकार ये इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर किस प्रकार ये डिक्रीज होती है। उसको हमने सीखा था। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो 2 फैक्टर के बारे में हम पढ़ चुके थे और तीसरा फैक्टर हम अब देखते हैं। तीसरा जो फैक्टर है इसमें वो है फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड एंड फिल्ड ऑर्बिटल्स, फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब बात को यहां समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए बेरिलियम और यहाँ है बोरॉन। बेरिलियम का नंबर 4, बोरॉन का नंबर 5 एटॉमिक नंबर, और ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? हमने कहा जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। क्यों इंक्रीज होती जाती है? क्योंकि साइज छोटा होता चला जाता है। तो नियम के अनुसार बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी की तुलना में बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए। इसकी कम होनी चाहिए, इसकी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है। वास्तव में क्या होता है? बेरिलियम की ज्यादा होती है। बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन की तुलना में ज्यादा है। कारण क्या? कारण ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2। इसका क्या है? 1s2 2s2 2p1। इसका ऑर्बिटल ये फील्ड है। ये ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है। जब ये ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन की तुलना में अधिक होती है। सिमिलरली यहाँ देखिए हम कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन से नाइट्रोजन की ज्यादा नियम के अनुसार, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बढ़ रही है। लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। कारण क्या? इसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3। पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसमें यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो जहां जहां हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है उस जगह आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहाँ हमें यह भी हमें एक फैक्टर ध्यान आया कि हाफ फील्ड और फील्ड ऑर्बिटल जहां होंगे उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू अधिक होगी। इसके अलावा देखें, एक बात करते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट ये हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था। 2 फैक्टर हमने पढ़े थे, एक था न्यूक्लियर चार्ज और एक था शील्डिंग इफेक्ट। नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव समझने की कोशिश करें। हमने क्या कहा? न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, प्रोटॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, न्यूक्लियस में जितने अधिक प्रोटॉन होंगे उतनी ही ज्यादा शक्ति से वो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। जितनी ज्यादा शक्ति से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे उतनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो सीधे सीधे हम यहाँ कह सकते हैं, इसको हमें एक और फैक्टर के रूप में लिखें कि न्यूक्लियर चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, या आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश, उतना ही आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा। लेकिन यहां समझने की कोशिश करें शील्डिंग इफेक्ट। ये पहले चैप्टर में हमने समझा था कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड कर लेते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का। न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको अंदर का ऑर्बिटल फील्ड होता है। जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम हमने कहा 281, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं, ढक रहे हैं। तो ये शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी ही न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कमजोर हो जाएगी और वो उतनी आसानी से निकल जाएगा। इसलिए शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। तो ये क्या आ जाएगा? ये शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, या आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा। परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम। जितना ज्यादा परिरक्षण प्रभाव, जितना ज्यादा ढकेलेगा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। और न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा। तो यहाँ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान उतना अधिक होगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान उतना ही कम होता चला जाएगा। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग की हमने बात की, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को या आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। एक और बात सीखें यहाँ पर, यह भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन काफी आता है। जैसे मान लीजिए हम ग्रुप 13 की बात करते हैं, 13वां ग्रुप है बोरॉन
एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये कौन सा बोरॉन फैमिली है? 13वां ग्रुप है। नियम क्या कहता है? ये कहता है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। क्यों डिक्रीज होनी चाहिए? क्योंकि हमने कहा था जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यदि हम बात करें बोरॉन की तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी 801 किलो जूल पर मोल है। यदि इसकी हम बात करें तो 577 किलो जूल पर मोल, गैलियम की 579 किलो जूल पर मोल, इंडियम की बात करें तो 558 किलो जूल पर मोल और थैलियम की बात करें तो 589 किलो जूल पर मोल। किलो जूल मोल माइनस, देखिए किस तरह का वेरिएशन मिल रहा है इसमें। होना क्या चाहिए था? यहाँ लगातार घटनी चाहिए थी, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ डिक्रीज हो रही है। गैलियम पर आते ही थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, इंडियम में डिक्रीज हुई है, थैलियम पे वापस बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ? एग्जाम में क्वेश्चन काफी आता है कि समझाइए गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्युमिनियम की तुलना में ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन काफी आता है। एक्सप्लेन व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थैलियम इज मोर देन इंडियम। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं। इसमें आपको स्पष्ट समझने की जरूरत है। यहाँ आपको मालूम है जब एल्युमिनियम से गैलियम तक आएंगे, एल्युमिनियम से गैलियम पाएंगे तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये कितने एलिमेंट आते हैं? 10 एलिमेंट्स आ जाते हैं, 10 एलिमेंट्स आ जाते हैं। और इस 10 एलिमेंट आ जाने की वजह से यहाँ एल्युमिनियम से गैलियम आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होना चाहिए था, बजाय इंक्रीज होने के डिक्रीज हो जाता है। बात को फिर ध्यान से गौर से समझने की कोशिश करें। यहाँ क्या हुआ था? इससे पहले की अगर हम बात करें, यहाँ था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का नंबर 12, एल्युमिनियम का नंबर 13, 12 के बाद 13 डायरेक्ट आ रहा था। ये ग्रुप नंबर है, 2 नंबर है, उसके बाद यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम सीधा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बात करें मैग्नीशियम नीचे कैल्शियम की बात करें, यहाँ आ रहा है कैल्शियम, इसका नंबर है 20 और यहाँ ये गैलियम इसका नंबर है 31। आप देखें 20, 31, इसके बीच में 21 से 30 तक 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसे साइज कैल्शियम से लेकर लगातार साइज डिक्रीज होता चला गया। कहां से हुआ? ये 21 नंबर से लेकर स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक लगातार साइज डिक्रीज हुआ और डिक्रीज होते 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 इतना डिक्रीज हो गया कि यहाँ एल्युमिनियम के कंपेरिजन में गैलियम का साइज डिक्रीज हो जाता है। और जब साइज डिक्रीज हो जाएगा तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गए तो इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसके कंपेरिजन में ज्यादा हो जाती है। सेम यही फैक्टर यहाँ लगता है। लेकिन यहाँ कौन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? यहाँ एफ ऑर्बिटल में, यहाँ लिखे हम एफ ऑर्बिटल। इस एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। इससे पहले थैलियम से पहले यहाँ पर 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं। वही बात, लगातार साइज डिक्रीज होता चला जाता है और जब लगातार साइज डिक्रीज होगा तो इंडियम से थैलियम का साइज डिक्रीज हो गया और साइज डिक्रीज हो गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हमें एटॉमिक साइज को दिमाग में रखना है। एटॉमिक साइज जितना कम उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी आते हैं और आपको ये एग्जाम में इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, एक और बात करते हैं, इसमें एक और बात करते हैं जो एग्जाम आएगी और आपने ये कभी सोचा भी होगा, आपके मन में भी आया होगा किस तरह से आपने होता क्या है, समझने की कोशिश करें। जैसे मानो है NaCl, तो आपके मन में ये आई होगी कि NaCl तो बनता है लेकिन NaCl2 क्यों नहीं बनता? NaCl2 बन सकता था। यहाँ सीधे सीधे हम क्या है, Na+ बनता है लेकिन Na2+ क्यों नहीं बनता? ये प्रश्न आपके मन में आया होगा। या जैसे MgCl2 है, MgCl2 मतलब Mg2+ है, तो Mg3+ क्यों नहीं बनता? MgCl3 क्यों नहीं बनता? यानी कि Mg3+ क्यों नहीं होता? अब बात को समझने की कोशिश करो। ये जो सोडियम है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। इससे ये सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशन आ गया 280। और 280 किसका जैसा हो गया? नियॉन गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्टेबल हो गया। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो हम सामान्य परिस्थितियों में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए सोडियम प्लस तो बन जाएगा लेकिन इसके बाद सोडियम 2+ नहीं बनेगा, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में इतनी ऊर्जा हम दे नहीं सकते कि सोडियम में से एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बना ही नहीं सकते, मैं कह रहा हूँ सामान्य परिस्थितियों में
सोडियम प्लस बन सकता है, सोडियम 2 प्लस नहीं बनता, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी प्रकार का है कि एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से तो निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है या प्रिय गैस विन्यास, नियोन गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम की बात करें, 2 इसका नंबर एटॉमिक नंबर 12 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी IE1 और IE2, इसकी केवल एक ही होगी IE1। अब इससे तीसरा नहीं निकल सकता इलेक्ट्रॉन, इसी कारण से NaCl2 नहीं बनता, MgCl3 नहीं बनता, हमेशा NaCl और MgCl2 ही बनता है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है कि NaCl बनता है NaCl2 नहीं, या Na+ बनता है Na2+ नहीं, Mg2+ बनता है Mg3+ नहीं। तो इसका आप कारण, या ऐसे भी आ सकता है कि Mg2+ बनता है परंतु Al3+ बनता है। आप एल्यूमिनियम एग्जाम्पल लेंगे, 283 एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे। एक और बात है, काफी बातें हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी, मतलब उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आप देखो पीरियोडिक टेबल के पास वाले जो एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल के पास वाले जो एलिमेंट्स कौन कौन से वाले, जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में है, जैसे इनको हम कहते हैं पहले ग्रुप के एलिमेंट, जिनको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है, इसीलिए वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, वो अति क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। इसका मतलब वो क्या करते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, वो खुद तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण हो गया, उनका ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरे क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। इसका मतलब क्या करते हैं, वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये सारी बातें हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी के संदर्भ में सीखनी है। आज आपने इस चैप्टर को, इस वाले टॉपिक को गहराई से समझा होगा, सीखा होगा। इसको बुक से पढ़ें, CBH की बुक खरीद लें, उसमें से इस बुक को ध्यान से पढ़ें, और उसके बाद फिर इस चैप्टर को आप दोहराएं, इस एपिसोड को ध्यान से देखें, तो आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।